नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन जो सीसीटीसी का है। ये आपका 8/8 यानी कि 8 अगस्त 2026 को पूछा गया है वेस्टर्न रेलवे में WR में। ठीक है दोस्तों, ये जो है LDC के थ्रू क्वेश्चन आया है, लिमिटेड डिपार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू आया है। LDC के थ्रू मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। ठीक है, दो तरह का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, GDC और LDC, तो ये LDC के थ्रू आया। ठीक, इसमें जीके जीएस का भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, मतलब 1 2 3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है, और राजभाषा से इसमें 10 क्वेश्चन है। टोटल 110 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपने मेरा जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसको सिर्फ देख लिए होंगे और अच्छे से नोट बनाए होंगे तो इसका 95% क्वेश्चन जो है आप हूबहू बनाइएगा एकदम अच्छे से और बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी के। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले मेरा हर बार की तरह रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और मेरे द्वारा बताया गया कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं वो गलत है या कुछ भी आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में उसका करेक्शन जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे होगा क्या कि 100% एक्यूरेसी के साथ लोगों को मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है पहला कि किसी स्टेशन पर यात्री आय पर्याप्त है, यात्री जो पैसेंजर अर्निंग है वो पर्याप्त है, लेकिन यात्री आवागमन बहुत कम है, लेकिन यात्रियों की जो संख्या है आवागमन वो बहुत कम है, तो क्या केवल आय के आधार पर सुविधाएं तय की जा सकती है, ये पूछ रहा है। ए स्टेशन हैज एड्यूक पैसेंजर अर्निंग बट वेरी लो पैसेंजर फुटफॉल। ठीक है, तो कैन एमिनिटीज बी डिसाइडेड क्या है स्लोली ऑन द अर्निंग। ठीक है, तो ये जो है कि मतलब डिसाइड कर सकता है क्या, ऐसा पूछ रहा है। तो आय तो बहुत ज्यादा है, अर्निंग बहुत ज्यादा, लेकिन पैसेंजर की संख्या कम है तो वो डिसाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए इसको जो श्रेणी में बांटा गया है जैसे NSG, SG और HG श्रेणी में। NSG मतलब होता है नॉन सबर्बन ग्रुप, और HG मतलब है हॉल्ट ग्रुप, और SG मतलब होता है सबर्बन ग्रुप। ठीक है, NSG में होता है 1 से लेकर 6 तक, और SG में होता है 1 से 3, और HG में भी होता है 1 से 3। तो टोटल 6 3 9 3 12 कैटेगरी में बांटा गया है। ये जो है आपका पैसेंजर की संख्या और इनकम के थ्रू दोनों रहेगा तभी ये बांटा गया। ठीक है, ये बोल रहा है ये, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या नीति कार्गो, क्या कौन सी नीति कार्गो टर्मिनलों में निजी निवेश को मुख्य रूप से प्रोत्साहित करती है, तो वो करता है आपका GCT। कौन करता है? GCT। GCT मतलब होता है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। ठीक है, और ये जो है आपका 2021 से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 2021 से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मुख्य पार्सल क्लर्क मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? द चीफ पार्सल क्लर्क प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, तो ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होता है आपका कि पार्सल कार्यालय के कार्य, कर्मचारी और अभिलेखों तथा वाणिज्यिक नियमों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फर्स्ट अपील सामान्यतः कितने समय के भीतर जो है दायर की जानी चाहिए। देखिए ये जो है RTI से क्वेश्चन है, RTI से इसमें लगभग 10 क्वेश्चन आया। कितना? 10 क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सूचना का अधिकार RTI राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो 2005 से शुरू हुआ है। कब? 2005 से शुरू हुआ। ठीक है, तो ये जो है कि फर्स्ट अपील सामान्यतः कितने दिन के भीतर किया जाता है, तो ये 30 दिन के भीतर किया जाता है। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। और सेकंड अपील जो होता है हायर अथॉरिटी के पास, अगर आपको जवाब नहीं मिला या संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो 90 दिन के भीतर जो है वो सेकंड अपील किया जाएगा। कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जन विश्वास एक्ट के पीछे की मूल भावना किस पे आधारित है, तो यह आपका विश्वास आधारित और शासन और अनुपालन पे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पार्सल लीज अनुबंध किसके द्वारा शासित होते हैं, तो पार्सल लीज अनुबंध जो होता है वह अनुबंध की शर्तें रेलवे बोर्ड की नीति और लागू वाणिज्यिक नियम पे लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निर्धारित शुल्क अवधि से अधिक समय तक रेलवे गुड्स शेड में कंसाइनमेंट रहने पर सामान्यतः कौन सा शुल्क लागू होता है, यानी कि जो निःशुल्क समय है उससे ज्यादा कहीं पे रेलवे का जमीन है, चाहे वो गुड्स शेड हो, प्लेटफॉर्म हो, कहीं पे भी अगर आपका सामान रह जाता है तो उस पर कौन सा चार्ज लगता है ये पूछ रहा है। तो उस पर जो लगता है वो वारफेज चार्ज लगता है। क्या लगता है? वारफेज चार्ज। ठीक है, और डेमरेज, देखिए वारफेज चार्ज डेमरेज चार्ज में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो डेमरेज चार्ज जो है वो रोलिंग स्टॉक को रोक के रखने पर होता है, जैसे वैगन रोक के रखे हैं आप, इंजन रोक के रखे हैं तो उसमें डेमरेज लगता है। ठीक है, और वारफेज चार्ज जो है वो सामान का निःशुल्क समय से ज्यादा देर अगर रहता है आपका रेलवे के जमीन पे, रेलवे के कब्जा में, तो उस पर वारफेज चार्ज लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पहली ट्रेन के देर से चलने के कारण यात्री कनेक्टिंग ट्रेन नहीं पकड़ पाता है, कनेक्टिंग ट्रेन जो है वह नहीं पकड़ पाता है और निर्धारित समय के भीतर जंक्शन स्टेशन पर टिकट सरेंडर कर देता है, तो रिफंड क्या है? तो इसमें जो रिफंड है वह जो है आपका बिना रद्दीकरण शुल्क या क्लर्केज के अप्रयुक्त भाग का रिफंड हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है इसका कि जहां तक वो यात्रा किया वहां तक तो हो गया और आगे का ट्रेन छूट गया उसका, तो 3 घंटा इसमें दिया है, 3 घंटा। ठीक है, 3 घंटा याद रखिएगा, 3 घंटे के भीतर यदि उसने टिकट जमा कर दिया तो आगे का जो भी उसका टिकट का चार्ज था वो बिना किसी शुल्क के उसको 100% पूरा पैसा वापस
पर्पस होगा। कहने का मतलब यह है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरटीआई एक्ट 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि लोक प्राधिकारियों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका हो जाएगा, मल्टीपल जर्नी टिकट में रिफंड मुख्य रूप से किसकी आरक्षण स्टेटस या स्थिति निर्धारित होता है? तो मल्टीपल जर्नी टिकट रहेगा आपका, तो किसका होगा? तो यात्रा के पहले चरण का। जो मल्टीपल जर्नी है, जैसे यहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, ऐसे रहता है। तो यात्रा का जो पहला चरण रहता है उसके अनुसार जो है सभी देय होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी की फर्स्ट लैप ऑफ जर्नी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रति माह 7 रैक से कम हैंडल करने वाला गुड्स से किस श्रेणी में आता है? देखिए पिछली वीडियो में मैंने बताया था तीनों का कि समूह 1 12 प्लस प्रति माह, समूह 2 7 से 12, ठीक है, और समूह 3 जो है 7 से कम, 7 से कम। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है 7 से कम रैक का, तो ये समूह 3 आएगा, ग्रुप सी आ जाएगा। देखिए फिर से मैंने बता दिया, ये पूछा जाता है घुमा घुमा के, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा तथा लिपि देवनागरी होगी? तो किस अनुच्छेद के तहत होगा ये? तो 343 के तहत होगा। किसके तहत? 343 में लिखा गया है कि आपका संविधान का जो है भाषा हिंदी राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, और लिपि जो है वह देवनागरी होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 341 अनुच्छेद है, इसमें क्या कहा गया है? तो राष्ट्रपति जो है वह अनुसूचित जाति यानी कि एससी की सूची लिस्ट निर्देशित करते हैं। ठीक है, 345 में क्या है? तो राज्य की राजभाषा से संबंधित है, और 348 क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा से संबंधित है, जिसमें इंग्लिश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश में बहस होगा या कार्रवाई होगी, ये कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेल ग्रीन पॉइंट पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रेल ग्रीन पॉइंट पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका कि रेल परिवहन चुनने से हुई कार्बन उत्सर्जन बचत के लिए माल ग्राहकों को मान्यता देना। ठीक है, यानी कि पोल्यूशन कम करना है, कहने का मतलब यह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ईओएल का पूर्ण रूप क्या होता है? ईओएल, देखिए ईओएल का 2 पूर्ण रूप होता है, मतलब 2 फुल फॉर्म। यहाँ पे देखिए एक होता है इंजन ऑन लोड, जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन के मुताबिक, एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जब आपके पास कोई छुट्टी नहीं बचता है तो ईओएल दिया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा इंजन ऑन लोड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टेशन टू स्टेशन रेट स्कीम यानी कि स्टेशन टू स्टेशन रेट स्कीम मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए है? तो यह किस उद्देश्य के लिए है? तो यह एक बेंचमार्क से अधिक अतिरिक्त माल लोडिंग को प्रोत्साहित करने के लिए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1600 किलोमीटर के टिकट पर सामान्यतः अधिकतम कितनी ब्रेक जर्नी की अनुमति है? तो देखिए ब्रेक जर्नी जो है कम से कम आपको 500 किलोमीटर से अधिक रहेगा तभी ब्रेक जर्नी अनुमत है। ठीक है, और 1000 तक में केवल एक ब्रेक जर्नी अनुमत है। 1000 प्लस रहेगा तो 2 ब्रेक जर्नी है, और टोटल 2 ही ब्रेक जर्नी का अनुमति है। ब्रेक जर्नी जो है उसमें आपको कम से कम 24 घंटे का रहता है हॉल्ट। ठीक है, 24 घंटे का अगर हॉल्ट नहीं है तो कनेक्टिंग ट्रेन जो है उससे कोई मतलब नहीं होता। कम से कम 24 घंटे का रहता है ब्रेक जर्नी में, 24 घंटे तक, 24 घंटे के बाद ही ब्रेक जर्नी माना जाता है, तो फिर वो ब्रेक जर्नी नहीं माना जाता। तो इसमें कितना मिलेगा? 2, 1000 से ऊपर है 1600, 2 मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ओपन डिलीवरी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ओपन डिलीवरी होता है, देखिए आप पार्सल भी मंगवाते हैं तो उसमें कुछ ओपन डिलीवरी रहता है, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या है? तो डिलीवरी के समय स्थिति, कमी या क्षति को दर्ज करना। वहां पे जो भी है टूट फूट है या फिर गलत सामान है तो इसकी स्थिति को दर्ज करने के लिए ओपन डिलीवरी दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि माल की डिलीवरी के बाद पाया गया अंडर चार्ज सामान्यतः क्या किया जाना चाहिए? तो जब डिलीवरी हो जाता है उसके बाद पाया जाता है तब भी उस पर लागू नियम और लेखा प्रक्रियाओं के अनुसार वसूला जाएगा। उसमें जो भी टैक्स होगा या जो भी होगा दंड वो वसूला जाएगा। ठीक है, चलिए पकड़ा जाएगा तो वसूला जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि पीआईओ। देखिए आगे चलकर इसका एक स्पेशल फुल फॉर्म पूछेगा पीआईओ का। ठीक है, तो इसका होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, आरटीआई जब लगाते हैं तो यही आपको जवाब देते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, को सामान्यतः सूचना कितने समय के भीतर देनी होती है? तो सामान्यतः जब सूचना देने की बात आती है तो 30 दिन के भीतर होता है। ठीक है, 30 दिन के भीतर, लेकिन अगर जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो फिर 48 घंटों के भीतर इनको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, 48 घंटों से भीतर, याद रखिएगा। ऐसे 30 दिन है, लेकिन अगर जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटों के भीतर इनको जवाब देना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा रेलवे बोर्ड डायरेक्टोरेट फ्राइट मार्केटिंग सर्कुलर्स जारी करता है? तो कौन सा रेलवे बोर्ड जारी करता है? तो ये जो करता है आपका, वो करता है आपका ट्रैफिक कॉमर्शियल। कौन सा करता है? ट्रैफिक कॉमर्शियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तृतीय पक्ष सूचना के बारे में कौन सा कथन सही है? सूचना का अधिकार कानून के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह जो है धारा 11 की प्रक्रिया का पालन करने तथा लागू अपवादों और लोकहित पर विचार करने के बाद इसे प्रकट किया जा सकता है। देखिए सूचना का अधिकार जो है किसी व्यक्ति के पर्सनल बायोडाटा वो आपको नहीं दे सकता है। उसमें जो है उसमें लिखा गया है कि पर्सनल बायोडाटा नहीं दे सकता है। आपका अपना बायोडाटा, जैसे एग्जाम दिया आप कुछ भी दिए तो वो दे सकता है, या फिर किसी सरकार का कोई सरकारी काम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो दे सकता है। किसी व्यक्ति का पर्सनल डाटा आपको नहीं दे सकता है आरटीआई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
कि एक यात्री केवल इसलिए जंक्शन कनेक्टिंग ट्रेन मिस कर देता है क्योंकि आने वाली ट्रेन देर से चल रही है, तो अप्रयुक्त भाग का रिफंड क्या होगा? तो उसको जो होगा निर्धारित समय के भीतर सरेंडर करने पर बिना रद्दीकरण शुल्क या कलर के अप्रयुक्त भाग का रिफंड। देखिए निर्धारित समय क्या है, तो 3 घंटे के भीतर, 3 घंटे के भीतर ट्रेन मिस कर गया या फिर वहां पहुंचा, ये ट्रेन मिस कर गया तो 3 घंटे के भीतर जो है वो आपको टिकट जमा करना पड़ता है, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। कहां से? जहां से आपको जाना था, ट्रेन मिस हो गई वहां से वहां तक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जहां आरटीआई आवेदन किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो, वहां सूचना सामान्यतः कितने समय में दी जानी चाहिए? देखिए यही बता रहे थे ऊपर, 48 घंटा होगा। कितना? 48 घंटा। और सामान्य स्थिति में 30 दिन, सामान्य स्थिति में 30 दिन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएफटी का जो फुल फॉर्म है वो है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। ठीक है, ये क्वेश्चन 20 बार पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सॉरी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुसार क से ख क्षेत्र में राजभाषा के कार्यान्वयन हेतु हिंदी पत्राचार का वार्षिक लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? देखिए क से अगर ख में आप पत्राचार कर रहे हैं तो 100% है। ठीक है, और अगर क से क में भी कर रहे हैं तो ये भी 100% है, याद रखिएगा। क से क में भी और क से ख में भी जो है वह 100% है। ठीक है, और अगर दूसरे में कर रहे हैं तो 70% है, 50% है, जैसा भी रूल है उसके अनुसार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा सूचना के प्रकटीकरण से छूट से संबंधित है? तो यह कौन सी धारा जो है, यही मैं बता रहा था कि सूचना का प्रकटीकरण वो नहीं कर सकता है, मतलब कि उससे छूट मिला गया, तो किसी व्यक्ति का जो है अपना पर्सनल बायोडाटा जो है दूसरे का, वो आपको नहीं मिलेगा, ये सब लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धारा 8 में, धारा 8 में लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, ऐसा कि जो है वो किसी के व्यक्ति का अगर पर्सनल बायोडाटा आप मांग रहे हैं तो वो आपको नहीं दिया जाएगा, वो इनकार कर दिया जाएगा। अच्छा, ये धारा 4 किससे है? तो यह स्वतः संज्ञान से है, स्वतः संज्ञान से संबंधित है। धारा 6 जो है वो अनुरोध करना, वो अनुरोध करना से है, और धारा 19 जो है वह अपील से है, अपील प्रक्रिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि धारा 8 के अंतर्गत अपवर्जित सूचना फिर भी कब प्रकट की जा सकती है? तो ये कब प्रकट की जा सकती है? तो ये जो है जहां अधिनियम अनुमति देता है और व्यापक लोकहित प्रकटीकरण को उचित ठहराता है। अब जहां अनुमति देता है और उचित ठहराता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होगा तो फिर वो सूचना देगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा के दौरान बिना प्राधिकरण रेलवे सील तोड़ना सामान्यतः क्या माना जाता है? तो यह जो है जांच की आवश्यकता वाला गंभीर अनियमितता वाला मामला माना जाता है, इससे आपको चार्जशीट मिल सकता है अगर रेलवे एम्प्लॉय हैं तो। ठीक है, चलिए जो बिना अनुमति के आप सील नहीं तोड़ सकते, कहने का मतलब यह है। नेक्स्ट है, वारफेज या डेमरेज की छूट के लिए ऐसी अपील प्राप्त होने पर स्टेशन प्रबंधक या मुख्य माल पर्यवेक्षक को सामान्यतः इसे कितने समय के भीतर मंडल अधिकारियों को अग्रेसित करना चाहिए? तो कितने समय के भीतर? तो 3 दिन के भीतर। कितना? 3 दिन के भीतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यात्री मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक जर्नी करता है, ठीक है, लेकिन टिकट पर निर्धारित एंडोस्पर्म प्राप्त नहीं करता, यात्री को क्या माना जाएगा? तो उसको बिना उचित टिकट के माना जाएगा। ठीक है, मतलब उचित टिकट के साथ वो यात्रा नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीएफटी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका होता है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। क्या होता है? प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि माल रेलवे को सौंपे जाने का प्राथमिक प्रमाण पत्र कौन सा दस्तावेज है? आपने रेलवे को माल सौंपा कि भाई हमें यहाँ पार्सल कराना है, तो आपका जो है प्राथमिक दस्तावेज कौन सा है? तो वह आरआर, रेलवे रिसिप्ट। क्या है? रेलवे रिसिप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि बुक किया गया पार्सल गंतव्य पर प्राप्त नहीं होता और किसी अन्य स्टेशन पर पाया जाता है तो उसे क्या माना जाएगा? तो उसे जो है निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाने वाला ओवर कैरिड या फिर मिस राउटेड पार्सल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रस्थान से पहले ओवरलोडिंग पाए जाने पर रेलवे सामान्यतः क्या कर सकता है? प्रस्थान से पहले अगर ओवरलोडिंग पाया गया तो रेलवे क्या करेगा? तो अतिरिक्त लोड उतरवा देगा या लागू अनुबंध के अनुसार कार्रवाई करेगा, मतलब कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो करेगा और अतिरिक्त लोड है वो उतरवा देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यातायात सामान्यतः डब्ल्यूआरएफ से मुक्त है? डब्ल्यूआरएफ से जो है वह कौन सा यातायात जो है वह मुक्त है? ये है, तो ये जो है मिलिट्री यातायात जो है वो डब्ल्यूआरएफ से मुक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यात्री गंतव्य पर पहुंच जाता है लेकिन बुक किया हुआ सामान लेना भूल जाता है, तो निःशुल्क अवधि समाप्त होने के बाद सामान्यतः कौन सा शुल्क लगता है? तो ये लगेगा आपका वारफेज चार्ज। क्या लगेगा? वारफेज चार्ज, जो भी नियम लागू हो जीएसटी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत ओपन या फ्लैट वैगन में परिवहन किए जाने पर किस वस्तु को अधिसूचित माल भाड़ा रियायत मिलती है? तो किसको मिलती है? तो फ्लाई एश और वेड एश को मिलता है। किसको? फ्लाई एश और वेड एश को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कॉमर्शियल मैनुअल के अंतर्गत बुक किए गए गंतव्य से कम दूरी पर डिलीवरी को क्या माना जाता है? तो इसको जो है क्या माना? देखिए आपका जो मतलब बुक किया गया कि यहां से यहां तक सामान जाएगा लेकिन उससे कम दूरी पर ही जो है डिलीवरी हो गया तो उसको डाइवर्जन माना जाता है। क्या माना जाता है? कि डाइवर्ट हो गया, डाइवर्जन माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी की लिपि कौन सी है, तो वो देवनागरी है। हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है और ये 343 अनुच्छेद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म डाइवर्जन और छूट अनुरोध जैसे ऑनलाइन फ्रेट ग्राहक आवेदन क्षमता मतलब सक्षम करता है, तो कौन सा करता है, तो माल ढुलाई व्यवसाय विकास यानी कि एफबीडी पोर्टल। एफबीडी मतलब होता है फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पीआरएस क्या होता है, तो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, इससे जो है आपका रिजर्वेशन होता है। यूटीएस है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, एनटीएस है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। ठीक है, ट्रेन का जो है स्टेटस देखते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यात्री अहमदाबाद से दिल्ली तक सामान बुक करता है लेकिन प्रस्थान से पहले यात्रा रद्द कर देता है और सामान की डिलीवरी नहीं लेता है। यात्रा रद्द कर देता है लेकिन सामान की डिलीवरी नहीं लेता है, तो सामान्य को क्या माना जाएगा, तो लागू नियमों के अनुसार ये पार्सल माना जाएगा। यानी कि पहले लगेज था जब आदमी के साथ जा रहा था और आदमी यात्रा नहीं कर रहा है तो ये पार्सल हो जाएगा और पार्सल का जो दर है इसे वसूला जाएगा। ठीक है, चलिए पार्सल का चार्ज ज्यादा रहता है, लगेज का चार्ज कम रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे यात्री द्वारा ले जाने पर भी सामान नहीं माना जा सकता। यात्री अपने साथ ले जा रहा है फिर भी उसको लगेज नहीं माना जा सकता है, तो कौन सा, तो व्यापार के लिए अगर आप ले जा रहे हैं कोई भी वाणिज्यिक सामान तो उसको जो है पार्सल मानेगा रेलवे, उसको जो अपना लगेज नहीं मानेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वेट लिस्ट टिकट अंतिम आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले कंफर्म हो जाता है। आपका वेटिंग टिकट है लेकिन जब चार्ट मतलब आरक्षण चार्ट तैयार होता है तो वो कंफर्म हो जाता है, तो रद्दीकरण के लिए इसे क्या माना जाएगा, तो कंफर्म आरक्षित टिकट। कंफर्म हो गया आपका रिजर्व टिकट, तो वो जो है आपका उसी माना जाएगा कैंसिल करते समय। नेक्स्ट है ओवर कैरियड पार्सल रजिस्टर मुख्य रूप से किसके लिए रखा जाता है। ठीक है, ओवर कैरियड पार्सल रजिस्टर मुख्य रूप से किसके लिए रखा जाता है, तो वो बुक किए गए गंतव्य से आगे ले गए मतलब जाए गए पार्सलों की निगरानी और लेखांकन के लिए जो रखा जाता है। कौन सा रखा जाता है, ओवर कैरियड पार्सल रजिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य भाषा नियम 1976 किन राज्य पर लागू नहीं होता है, तो राज्य भाषा 1976 जो है वो तमिलनाडु पे लागू नहीं होता है क्योंकि ये मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक अप्रयुक्त आरएसी टिकट निर्धारित प्रस्थान से 20 मिनट पहले सरेंडर किया जाता है तो यात्री को क्या अधिकार है, तो उनको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, आरएसी टिकट भी एक तरह से कंफर्म टिकट होता है, हाफ सीट आपको मिलता है, तो निर्धारित प्रस्थान से 8 घंटे पहले नया नियम के अनुसार आपको कुछ नहीं मिलेगा, या तो 20 मिनट ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 यात्रियों के संयुक्त टिकट को यात्रा शुरू होने से पहले इस कारण सरेंडर किया जाता है कि 2 यात्री यात्रा नहीं करेंगे, तो यात्रा करने वाले यात्रियों को सामान्यतः क्या जारी किया जाता है, तो इनको मुफ्त जो है ईएफटी यानी कि एक्सेस फेयर टिकट जारी किया जाता है। इसका मतलब है कि 2 यात्री नहीं जा रहे हैं तो उनका पूरा रिफंड इनको वापस मिल जाता है और फिर ईएफटी एक्सेस फेयर टिकट इनको दे दिया जाता है कि आप यात्रा कर सकते हैं जो यात्री जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यात्री आरक्षण टिकटिंग और यात्री विपणन से संबंधित नीति निर्देश मुख्यतः कौन सा रेलवे बोर्ड डेकोरेट करता है, तो ये डायरेक्टोरेट करता है। तो ये कौन सा करता है, तो ये करता है आपका पैसेंजर मार्केटिंग डायरेक्टोरेट। ठीक है, पैसेंजर मार्केटिंग जो है डायरेक्टोरेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो 48 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डैमरेज मुख्य रूप से किसके लिए लगाया जाता है, तो डैमरेज जो है वह अनुमत निःशुल्क समय से अधिक रेलवे वैगनों के रोकने से जो है डैमरेज चार्ज लगता है। ठीक है, अगर वैगन रोक रहे हैं तो डैमरेज चार्ज लगेगा। नेक्स्ट है सेकंड अपील, वहां पे फर्स्ट अपील था तो फर्स्ट अपील 30 दिन, फर्स्ट अपील 30 दिन फर्स्ट अपील। ठीक है, यहाँ सेकंड अपील है तो सामान्यतः कितने समय के भीतर दायर की जानी चाहिए, तो ये 90 डेज होगा। कितना होगा, 90 डेज के भीतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गलत वर्गीकरण के कारण कम दर पर बुक किया गया पार्सल बाद में पकड़ा जाता है। ठीक है, तो वसूल की जाने वाली अंतर राशि को क्या माना जाता है, तो इसको माना जाएगा आपका निपटान तक डेबिट आउट स्टैंडिंग। क्या माना जाएगा, निपटान तक जो है वह डेबिट आउट स्टैंडिंग। ठीक है, जब तक सेटल्ड ना हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोइस पर फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट यानी कि एफबीडी पोर्टल मुख्य रूप से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था, तो ये जो है आपका फ्रेट ग्राहक आवेदनों और अनुमोदनों को डिजिटल बनाने के लिए, ठीक है, फास्ट करने के लिए, डिजिटल बनाने के लिए किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों DNAR रूल के अंतर्गत, DNAR मतलब होता है डिसिप्लिन एंड अपील रूल। ठीक है, के अंतर्गत आदेश के विरुद्ध अपील सामान्यतः कितने समय के भीतर की जानी चाहिए, ये 45 डेज होता है। देखिए ये समझिए, हेटा चार्जशीट आपको मिलता है तो आप ऊपर अपील करते हैं तो ये बोल रहा है तो 45 दिन के भीतर अगर आप अपील किए तो उस पर विचार किया जाएगा, नहीं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लीज क्षमता से अधिक लोडिंग केवल इसलिए करना कि खाली स्थान उपलब्ध है, ये सही है, तो नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। लागू नियमों के अंतर्गत विशेष रूप से अधिकृत ना होने पर अनुमति नहीं है। ठीक है, आपको सामान उतारना है, उसका वेट होता है, वजन निर्धारित होता है, ना कि आप जगह खाली है तो और ज्यादा उस पर लाद सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वैगन टर्न अराउंड टाइम, वैगन टर्न अराउंड टाइम यानी कि WTRT किसका महत्वपूर्ण संकेत है, तो ये वैगन उपयोग की दक्षता का जो है वो संकेत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यात्रा प्रारंभ करने वाले स्टेशन पर ट्रेन 3 घंटे से अधिक विलंबित हो और यात्री यात्रा ना करे तो अनुबंध रिफंड क्या होगा, तो बिना रद्दीकरण शुल्क के पूरा का पूरा रिफंड उनको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों FAA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो FAA का जो पूर्ण रूप होता है
वो होता है आपका, क्या होता है, तो फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी। क्या होता है, फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी। ठीक है, और इसमें जो है 30 दिन लगता है। ये भी आरटीआई से क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों के कितने प्रकार होते हैं? तो ये जो होता है आपका वो 3 प्रकार होता है। कौन कौन होता है? 3 प्रकार। एक होता है आपका DRUCC, ठीक है, एक होता है ZRUCC, एक होता है आपका NRUCC। DRUCC का मतलब होता है डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी, और ZRUCC का मतलब होता है जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी, और NRUCC का मतलब होता है नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल होता है इसका। ठीक है दोस्तों, मैं अभी तक जो है मतलब जो भी समझिए कमिटी बोल रहा था, तो अभी जो इसको आप सुधार दीजिएगा जो भी वीडियो देखिएगा उसमें, कि इसका होता है नेशनल रेलवे यूजर्स काउंसिल काउंसिल होता है। ठीक है, नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल NRUCC का, और बाकी सबका कमिटी ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मेजर पेनाल्टी है? इसमें मेजर पेनाल्टी जो है वो कौन सा है? तो डिसमिसल फॉर सर्विस, ये जो है मेजर पेनाल्टी है, डिसमिसल फॉर सर्विस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल वन ऐप को मुख्य रूप से किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो ये जो एकीकृत यात्री सेवा और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध करना। ठीक है, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध करना, और एक ही ऐप में जो है आपका ट्रेन का स्टेटस देख सकते हैं, अनरिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं, रिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं, वो सभी एक ही ऐप में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लीज किए गए पार्सल वैन में घोषित लोड की पुष्टि के लिए कौन सा अभिलेख सबसे उपयोगी है? तो कौन सा है? तो वह है अन्य संबंधित परिचालन अभिलेखों के साथ पार्सल मैनिफेस्ट। क्या है? पार्सल मैनिफेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बकाया पूरी तरह वसूल हो जाने पर अगला कदम सामान्यतः क्या होना चाहिए? तो अगला कदम जो है वह उचित प्राधिकारी दस्तावेजों के साथ वसूली दर्ज कर प्रविष्टि बंद करना। ठीक है, जब सारा काम हो जाएगा तो उसको बंद कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रेट मार्केटिंग सर्कुलर कौन सा रेलवे बोर्ड जो है वो डायरेक्टोरेट जारी करता है? तो कौन जारी करता है इसका? तो ये करता है आपका यातायात वाणिज्यिक निदेशालय। कौन सा करता है? यातायात वाणिज्यिक निदेशालय। ठीक है, 63 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कर इनवेल्ड वेंडर आइडेंटिटी कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है आपका अनधिकृत वेंडिंग रोकना और यात्री विश्वास बढ़ाना। ठीक है, ये जो बाहर से लोग आ जाते हैं बेचने के लिए, इसको रोकने के लिए यह आईडी कार्ड जारी किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 210 का ए किस राज्य पर लागू नहीं होता? तो ये जो है जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता है 210 का ए। ठीक है, ये 210 का ए में क्या है? तो राज्य का जो कार्यकारी काम होता है वो या तो हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। ठीक, ये जो है 6 का इसमें बताया गया था कि ये जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है, वो अलग तरीके से सब करता है। ठीक है, इसलिए जो है उस पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कंसाइनमेंट की सामग्री की तरह घोषणा के लिए प्राथमिक रूप से कौन जिम्मेदार होता है? तो ये होता है आपका कंसाइनर। कौन? कंसाइनर यानी कि प्रेषक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लीज धारक लोडिंग के अधिसूचित क्लोजिंग समय के बाद पहुंचता है, तो रेलवे को सामान्यतः क्या करना चाहिए? फिर से समझिए, लीज धारक लोडिंग के अधिसूचित क्लोजिंग समय के बाद पहुंचता है, जो समय दिया गया था उसके बाद पहुंचता है, तो रेलवे को सामान्यतः क्या करना चाहिए ये पूछ रहा है। तो उसको जो है निर्धारित परिचालन निर्देशों का पालन करना, और क्लोजिंग के बाद लोडिंग अधिकार के रूप में नहीं है। जब क्लोजिंग हो गया तो फिर लोडिंग नहीं है। ठीक है, नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी अन्य कर्मचारी के व्यक्तिगत सेवा अभिलेख मांगे गए हैं। कोई कर्मचारी है, उसका व्यक्तिगत सेवा अभिलेख मांगा गया है और कोई लोकहित नहीं बताया गया है, तो सबसे प्रासंगिक प्रावधान क्या है? तो ये है आपका 8 का 1। लोकहित कोई नहीं है तो फिर वो दे देगा। ठीक है, तो ये किसमें दिया गया है? तो 8 का 1 का जे में, 8 का 1 का जे में। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका 8 का 1 का जे में। ठीक है, अच्छा धारा 4 किससे है? तो धारा 4 जो संबंधित है वह स्वतः संज्ञान से है, और धारा 6 जो है वह अनुरोध से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, ईओएल नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। ईओएल मतलब होता है इंजन ऑन लोड। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख नीति है उसमें से कौन सा है? तो टर्मिनल डिटेंशन कम करना और रोलिंग स्टॉक के उपयोग में सुधार करना। टर्मिनल डिटेंशन कम करना मतलब इंजन अटैच है तो डिटेंशन कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट लागू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्सल मैनिफेस्ट मुख्य रूप से किस उद्देश्य से तैयार किया जाता है? तो किस उद्देश्य से तैयार किया जाता है ये? तो लीज किए गए स्थान में लोड किए गए पैकेजों का विवरण दर्ज करने के लिए। ठीक है, जो लीज पे है उस पे भी अपना विवरण दर्ज करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ऑनर रिस्क पर बुक किए गए पार्सल का अर्थ क्या है? तो लागू नियमों के अनुसार रेलवे की देयता सीमित होती है, मतलब रेलवे जो है उसमें जुर्माना अगर सामान खराब होता है तो कम देता है, जो नियमानुसार सीमित होता है उसके अनुसार। ठीक है, रेलवे रिस्क पे रहता है तो पार्सल करते टाइम उसका किराया ज्यादा लगता है, और जब डैमेज होता है तो रेलवे ज्यादा पैसा देती है, जो भी रहता है नियमानुसार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन डैमरेज और वारफेज के बीच में सही अंतर बताता है? तो वही है कि डैमरेज जो है वो रोलिंग स्टॉक के लिए और वारफेज जो है वो कंसाइनमेंट के लिए। देखिए डैमरेज रेलवे के रोलिंग स्टॉक के निरोध से संबंधित है, जबकि वारफेज रेलवे परिसर में निःशुल्क अवधि के बाद रखे गए माल पर लगाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा डैमरेज वारफेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो देखिए ये जो होता है आपका कि केंद्रीय गृह मंत्री के अध्यक्षता में जो है वो रखा गया था संसदीय
राज्यभाषा समिति का। ठीक है, चलिए इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओपन डिलीवरी के संबंध में सही है? तो ओपन डिलीवरी से क्या होता है, तो यह डिलीवरी के लिए समय, स्थिति, कमी या क्षति दर्ज करने की प्रक्रिया है। डिलीवरी देते समय जो है वो सामान अगर कुछ भी है, टूटा फूटा या कुछ भी है, तो उसी समय दर्ज हो जाता है ओपन डिलीवरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेबिट आउटस्टैंडिंग को केवल कब बंद किया जाना चाहिए? तो डेबिट आउटस्टैंडिंग को कब बंद किया जाना चाहिए? तो नियमों के अनुसार वसूली, समायोजन या क्लोजर राइट ऑफ की स्वीकृति पूर्ण होने के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2024 में शुरू की गई ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट रैपिड कार्गो सर्विसे यानी कि JPPRCC मुख्यतः किस बाजार खंड को लक्षित करती है? तो किस बाजार खंड को लक्षित करती है? ई कॉमर्स। किसको? ई कॉमर्स, मतलब कि ई बाजार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा कंडक्ट रूल प्रत्येक रेलवे सर्वेंट को पूर्ण सत्य, निष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने के लिए कहता है? कौन सा रूल है? तो ये 3 रूल है। कौन सा है? रूल नंबर 3। ठीक है, अच्छा 5 में क्या है? तो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से मना करना। आप अगर रेलवे एम्प्लॉय हैं तो रेलवे साफ साफ कहता है कि आप राजनीतिक गतिविधियों, मतलब क्या होता है कि आप राजनीतिक गतिविधि मतलब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, किसी का साथ नहीं दे सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, रूल 6 क्या कहता है? तो ये कहता है एसोसिएशन या संघ में शामिल होने से मनाही। कोई संघ नहीं बनाना है आपको, एसोसिएशन में नहीं रहना है, ये सब मना करता है। और रूल 9 क्या है? सरकार की आलोचना आपको नहीं करनी है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी सोशल मीडिया पे आलोचना नहीं करनी है, नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकता है, ऐसा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर जर्नी टिकट का लाभ क्या है? तो देखिए सर्कुलर जर्नी टिकट का लाभ जो है वो पात्र यात्रा मार्गों पर टेलीस्कोपिक किराया। टेलीस्कोपिक किराया मतलब इसको समझिए। देखिए सर्कुलर जर्नी क्या होता है कि इसमें आपको 8 ब्रेक जर्नी अनुमत है। 8 ब्रेक जर्नी मतलब एक बार में आप 8 जगह घूम सकते हैं। और वो किराया कैसे लेगा? तो एक बार में पूरा दूरी को जोड़ लेगा और उसके बाद उस पर किराया लेगा, तो वो बहुत कम किराया लगता है। ठीक है, ऐसे आप यहां से वहां तक का टिकट अलग अलग कराएंगे तो किराया ज्यादा लगेगा, और एक ही बार अगर लंबी दूरी का टिकट रहता है तो किराया कम लगता है। तो उसी अनुसार, तो उसी को बोलते हैं टेलीस्कोपिक किराया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका कि विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं में कुल अंकों में से कितने प्रतिशत राजभाषा नीति नियम संबंधी प्रश्न होने चाहिए? तो ये जो है 10%। कितना होना चाहिए? 10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेट कॉमर्स के लिए ऑनलाइन पेमेंट उपलब्ध है। तो फ्रेट कॉमर्स के लिए जो ऑनलाइन पेमेंट उपलब्ध है वो है आपका 24x7, मतलब कि सारा दिन। 24x7 मतलब कि होता है 7 दिन 24 घंटे। इस पर आप डेमरेज चार्ज, बर्फेज चार्ज या फिर बुकिंग कर सकते हैं, या फिर मतलब ऑनलाइन जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, वो सभी दिन 7 घंटे 24 मतलब 24 घंटे 7 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आरक्षित टिकट वाले यात्री को रेलवे द्वारा बर्थ उपलब्ध नहीं कराई जाती है। बर्थ आपको नहीं मिला, यदि टिकट निर्धारित समय के भीतर सरेंडर किया जाता है तो यात्री का अधिकार है। क्या अधिकार है? तो बिना रद्दीकरण शुल्क के पूरा रिफंड। क्योंकि हम टिकट कटाए सीट के लिए, अगर सीट मुझे नहीं मिला तो काउंटर टिकट हो या इलेक्ट्रॉनिक टिकट, तो ऑटोमेटिक जो है ई टिकट वो तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन काउंटर टिकट के बारे में ये बोल रहा है बिना रद्दीकरण शुल्क के पूरा रिफंड मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अगर आप जाते हैं वेटिंग में तो फिर जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पार्सल लीजिंग सामान्यतः किस माध्यम से प्रदान की जाती है? तो पार्सल लीजिंग जो है वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुली निविदा या फिर ई नीलामी के द्वारा जो है वो प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जहां वसूला गया किराया लागू कलेक्टर शुल्क के बराबर या उससे कम है वहां अनुमत रिफंड कितना है? तो वह कलेक्टर शुल्क काटकर। कितना है? कलेक्टर शुल्क जो है वो काटकर। देखिए एक मिनट समझिएगा, जहां वसूला गया किराया लागू कलेक्टर शुल्क के बराबर या इससे कम हो तो वहां अनुमत रिफंड कितना? देखिए कलेक्टर शुल्क काटा जाता है, लेकिन ये किराया जो है वह कलेक्टर शुल्क के बराबर या कम हो तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शुल्क तो काटा ही जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वैगन लोड कंसाइनमेंट के डायवर्जन के अनुरोध को आगे भेजने से पहले स्टेशन मास्टर को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो जो आवेदक है वह वास्तविक मालिक है। ठीक है, और उसके पास जो है वह रेलवे रिसिप्ट या एंडोर्स किया हुआ आरआर रेलवे रिसिप्ट होना चाहिए, तभी वो आगे उसको भेजेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बुकिंग के लिए प्रस्तुत पार्सल का वजन सही ढंग से घोषित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? तो वह है आपका कंसाइनर की। किसकी है? कंसाइनर की। ठीक है, जो बुक करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजभाषा नियम 1976 के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत को भाषाई दृष्टि से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये होगा आपका ए, बी, सी या फिर क, खो और गो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की परंपरागत रूप से कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो यह जो है कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 श्रेणियों में। कौन कौन होगा? एक होता है एनएसजी, ठीक है, नॉन सबअर्बन ग्रुप, एक होता है एसजी सबअर्बन ग्रुप, और एक होता है आपका एचजी हॉल्ट ग्रुप। ठीक है, इसको 6 प्रकार रहता है, 1 से 6 ये रहता है
तीन प्रकार 1 से 3, और ये भी रहता है 3 प्रकार, टोटल 12 प्रकार होगा, लेकिन एनएसजी, एसजी और एसजी 3 भागों में जो है 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बढ़िया होता है एनएसजी 1। नेक्स्ट है, एक कन्फर्म्ड आरक्षित टिकट निर्धारित प्रस्थान से 36 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो रद्दीकरण शुल्क कितना होगा, तो ये होगा किराए का 25% न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क के अधीन। ठीक है, 36 घंटे अगर पहले किया जाए तो, और यात्रा से 8 घंटे पहले अगर किया जाएगा तो अब कोई शुल्क नहीं मिलेगा किसी भी टिकट पे। ठीक है, याद रखिएगा, ये नया रूल निकला है। नेक्स्ट है, एक यात्री मुक्त सीमा से अधिक वजन का सामान बिना बुक किए ले जाता है तो क्या वसूल किया जा सकता है। अगर आपके पास ज्यादा सामान है, जो जैसे कि अब मतलब जीएस में 35 केजी है, स्लीपर थर्ड एसी में 40 केजी है, सेकंड एसी में 50 केजी है, थर्ड एसी में 70 केजी है, तो निर्धारित जो समय रहेगा और जो डिस्टेंस मार्जिन रहता है 10 केजी का, उससे भी ज्यादा है तो आपको नियमों के अनुसार अतिरिक्त सामान शुल्क और अन्य शुल्क जो भी लागू होगा वो वसूल किया जाएगा, यानी कि आपसे जो है पेनाल्टी भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट है, डीआरयूसीसी के अध्यक्ष सामान्यतः कौन होते हैं, ये होते हैं आपके डीआरएम। डीआरयूसीसी डिवीजन लेवल पे होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी। डिविजनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी। एक होता है आपका जेडआरयूसीसी। ठीक है, इसका जो होता है जीएम, जनरल मैनेजर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका होता है कि जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी। ठीक है, एक होता है आपका एनआरयूसीसी, एनआरयूसीसी। ठीक है, इसका होता है नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल होता है, इसका याद रखिएगा, काउंसिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेमरेज या फिर बारफेज छूट आदेश के विरुद्ध अपील करने से पहले आवेदक को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको डेमरेज पे या बारफेज पे छूट लेना है या फिर अगर छूट नहीं मिल रहा है तो उसके विरुद्ध अगर आपको अपील करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, तो पहले जो है माफ ना किए गए डेमरेज या बारफेज की राशि जमा करना है। ठीक है, उसके बाद जो है उसका रिसिप्ट लेना है, फिर अपील प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना है कि मैंने ये जमा किया और ये माफ होना चाहिए। समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े व्यवधान के कारण ट्रेन मार्ग में ही समाप्त कर दी जाती है और रेलवे यात्री को उचित समय में गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकता तो यात्री सामान्यतः किसका हकदार होता है। तो यात्री किसका हकदार होगा, तो लागू नियम के अनुसार बिना रद्दीकरण शुल्क के पूरा किराया वापस उसको मिलेगा। पूरा किराया, क्योंकि वो जहां जा रहा था वो टाइम से भी नहीं पहुंच पाया और बीच में उतर गया, तो उसको जो है पूरा किराया वापस मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रीमियम इंडेंट स्कीम मुख्य रूप से किस उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो प्रीमियम इंडेंट स्कीम जो है वह मुख्य रूप से समय संवेदी यातायात के लिए अनुरोध तिथि पर रैक की प्राथमिकता वाली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंसर के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सेंसर जो है यह रूल 6 के अंतर्गत लघु दंड है। सेंसर मतलब होता है परिनिंदा, निंदा करना, यानी कि वार्निंग देना, आपको डांट फटकार करना, लेकिन ये सर्विस सीट में आपका रिकॉर्ड हो जाती है। SF11 के थ्रू जो है यह मिलता है। ठीक है, ये जो है लघु दंड है रूल 6 के अंतर्गत सेंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि माल के डायवर्जन का अनुरोध सामान्यतः तभी अनुमत किया जाना चाहिए जब क्या है, तो कंसाइनमेंट अभी मार्ग में हो और निर्धारित शर्तें पूरी करता हो। अभी वो पहुंचा नहीं हो तभी डाइवर्ट हो सकता है, दूसरा रास्ता जा सकता है, अगर पहुंच गया तो फिर रीबुकिंग होगा अगर आप कहीं ले जा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए माइनर पेनाल्टी। निम्नलिखित में से कौन सा माइनर पेनाल्टी है। तो ये जो है सेंसर जो है वो माइनर पेनाल्टी है, यानी कि परिनिंदा। बाकी रिमूवल, डिसमिसल और कंपलसरी रिटायरमेंट जो है मेजर पेनाल्टी है। ठीक है, और ये जो है वो माइनर पेनाल्टी है। ठीक है, याद रखिएगा, माइनर पेनाल्टी सेंसर। ठीक है, नेक्स्ट है जेडआरयूसीसी स्टैंड फॉर। जेडआरयूसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और अगर रहेगा एनआरयूसीसी, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी तक मैं गलत बता रहा था तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एनआरयूसीसी का मतलब होता है नेशनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव काउंसिल होता है उसका। ठीक है, काउंसिल, कमिटी नहीं, काउंसिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को पार्सल बुकिंग से पहले सामान्यतः विशेष पैकिंग की आवश्यकता होती है। तो वो कांच की वस्तु को। ठीक है, चलिए शीशे की वस्तु को। नेक्स्ट है आपका कि राज्य भाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत आने वाले सभी दस्तावेजों को किस भाषा में जारी किया जाना अनिवार्य है। तो बाइलैंग्वेज, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच स्क्रिप्ट डिड देवनागरी स्क्रिप्ट डेवलप फ्रॉम। मतलब देवनागरी जो स्क्रिप्ट है वह किससे डेवलप हुआ है, तो ये ब्राह्मणी लिपि से संबंधित हुआ है। किससे, ब्राह्मणी लिपि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीज किए गए पार्सल परिचालन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये कौन सा कथन सही है, तो ये है आपका कि अनुबंध और लागू नियमों के अंतर्गत जहां अनुमति हो रेलवे वजन अनुपालन की जांच कर सकता है। मतलब जहां भी अनुमति हो नियमानुसार वहां रेलवे जो है जो प्राइवेट रहता है उसका वजन का जांच कर सकता है और ज्यादा वजन पाया गया तो आप पे कार्रवाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सेट टू कंटेन यानी कि एसटीसी का मुख्यतः उपयोग कब किया जाता है। तो इसका जो उपयोग कब किया जाता है, तो ये किया जाता है जहां लागू हो सत्यापन के बिना प्रेषक की घोषणा पर सामग्री स्वीकार की जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि प्रेषिती बिना वैध कारण के डिलीवरी लेने से इनकार कर देता है तो
माल को बाद में किसे संबंधित निर्धारित नियमों के अंतर्गत निपटाया जाएगा। तो देखिए, या तो डिलीवरी ना किया गया या फिर लवारिस कंसाइनमेंट, ये दोनों के अंतर्गत जो है इसको, अब डिलीवरी को लिया ही नहीं, लेने वाला ही नहीं है, या फिर उसको लवारिस घोषित करके जो है उसका नीलामी करेगा, या जो भी करेगा वो नियमानुसार कर देगा रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट है पीआईओ का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए, आरटीआई में जो आपको जवाब देते हैं वही है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ। ठीक है, एक होता है पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, वो कोई बात मीडिया को बताते हैं, जैसे एक्सीडेंट से हुआ या कुछ भी हुआ तो मीडिया को वो बताते हैं, तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर उनको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 106 नंबर क्वेश्चन है कि IVRS का मतलब क्या होता है। तो IVRS का मतलब होता है आपका इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम फॉर पैसेंजर इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी। ठीक है, यात्री सूचना पूछताछ के लिए इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय रेल के लिए समग्र पार्सल लीजिंग नीति कौन बनाता है। तो ये जो बनाता है वो रेलवे बोर्ड बनाता है। कौन बनाता है? रेलवे बोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण डेबिट आउटस्टैंडिंग हो सकता है। तो माल भाड़े की कम वसूली, वारफेज की कम वसूली, या फिर माल का गलत वर्गीकरण, ये सभी से जो है डेबिट आउटस्टैंडिंग हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका 109 नंबर क्वेश्चन कि कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने के लिए 24 घंटे से कम समय का ठहराव सामान्यतः क्या माना जाता है। ये ब्रेक जर्नी नहीं माना जाता है। ब्रेक जर्नी के लिए आपको 24 घंटे से ज्यादा देर रुकना पड़ता है, तभी वो ब्रेक जर्नी माना जाता है, नहीं तो ब्रेक जर्नी ये नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि FBD पोर्टल के माध्यम से ग्राहक किसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है। FBD मतलब होता है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट। क्या होता है? फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट। तो फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल के माध्यम से ग्राहक किसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है। तो वो डाइवर्जन, रीबुकिंग, स्टैगिंग अनुमति और डैमरेज वारफेज की छूट के लिए करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे टोटल 110 क्वेश्चन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और यहां तक आ गए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। प्ले लिस्ट इसका बना दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, और इसका PDF जो है वह डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।